छुट्टियों का दिन था। छुट्टियां मनाने के लिए रागिनी अपनी नानी के घर आई हुई थी। रागिनी स्वभाव से बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। एक दिन की बात है। क्या मेरी प्यारी गुड़िया को भूख लगी है? नहीं, मुझे ना तो भूख लगी है और ना कुछ चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए देखो ढेर सारे खिलौने लेकर आई हूँ बेटा। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे ये सारे बेकार खिलौने नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए रागिनी सारे खिलौनों को बाहर फेंक देती है। ये देखकर रागिनी की नानी को बहुत बुरा लगता है। पर आप तो जानते ही हैं ना कि नानी कैसी होती हैं। अपने नाती नातिन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कैसे भी करके अपनी नातिन को खुश रखती हैं। रागिनी की नानी स्टोर रूम में जाकर कुछ ढूंढने लगती हैं। ढूंढते हुए नानी को एक लकड़ी की परी मिली। वो रागिनी को दिखाते हुए बोलती हैं, ये देखो मेरी प्यारी रागिनी गुड़िया बेटी, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी परी। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर है, पर ये तो लकड़ी की है। अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा लाडो, ये तो लकड़ी की है, पर इसके पास जादुई छड़ी है। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मैं इसे रख लेती हूँ। ये कहते हुए रागिनी लकड़ी की परी की गुड़िया को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर उससे बोलती है, लकड़ी की परी, तुम अपनी जादुई छड़ी से जादू दिखाओ। परी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तुम भी बेकार का खिलौना हो, तुम भी मेरे किसी काम की नहीं हो। ऐसा कहकर रागिनी लकड़ी की परी को घर से बाहर फेंक देती है। रात का समय हो चुका था। रागिनी अपने कमरे में सो रही होती है। जैसे ही चांद की रोशनी लकड़ी की परी के ऊपर पड़ती है, तभी लकड़ी की परी में जान आ जाती है और परी बोलती है, अरे मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी, पर मेरी छड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे हाँ, मेरी छड़ी तो रागिनी के कमरे में है। मैं जाकर जल्दी से उसे ले आती हूँ। फिर छोटी सी परी जल्दी से रागिनी के कमरे में आ जाती है और अपनी छड़ी को टेबल पर रखे हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वो रही मेरी छड़ी। इतना कहकर परी जैसे ही टेबल के पास पहुँचती है, तभी रागिनी की आँख खुल जाती है। तभी रागिनी बोलती है, क्या तुम्हें अपनी छड़ी चाहिए? ये देखकर परी घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो छोटी होने के कारण वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाई। तभी रागिनी परी को अपने हाथों पर उठा लेती है। छोड़ दो मुझे जाने दो। इतनी आसानी से तो नहीं, क्योंकि तुम तो मेरा खिलौना हो, पर तुमने तो मुझे फेंक दिया था। तुम एक बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की हो। सब मेरे बारे में यही कहते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे जाने दो, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे सूरज उगने से पहले उस चुड़ैल के महल पहुंचना ही होगा, जो समुद्र के उस पार है। नहीं तो चुड़ैल मेरे परिलोक को बर्बाद कर देगी। मैं परियों की राजकुमारी हूँ। चुड़ैल ने मुझे श्राप देकर लकड़ी की परी में बदल दिया था। क्या सच में तुम परियों की राजकुमारी हो? तभी परी ने बताते हुए कहा, हाँ, चुड़ैल मेरा रूप लेकर मेरे यहाँ रानी माँ के साथ रह रही है। कुछ दिनों बाद रानी माँ उसे अपनी परिलोक की रानी बना देंगी। फिर उसे जादुई मणि सौंप देंगी, जिसे पाकर वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये बात परिलोक में किसी को नहीं पता है। उस दुष्ट चुड़ैल की एक नेक दरियादिल बहन है, उससे मेरा दुख देखा नहीं गया। उसने मुझे बताया कि पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी मुझ पर पड़ेगी, मुझमें प्राण आ जाएंगे और मुझे श्राप से मुक्त होने का रास्ता भी बताया। दुष्ट चुड़ैल की हवेली समुद्र के बीचों बीच है। उसने हवेली के अंदर कांच की बोतल में अपना दिल रखा हुआ है। मुझे उस दिल को नष्ट करना होगा, तभी मैं उसके श्राप से मुक्त हो पाऊंगी और फिर उस दुष्ट चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ये सब मुझे सूरज निकलने से पहले करना होगा, तभी मैं अपने असली रूप में आ पाऊंगी। मुझे जाने दो, सुबह होने से पहले मुझे चुड़ैल की हवेली पहुंचना है। रागिनी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा,
अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या कहा? तुम मेरे साथ चलोगी? पर वहाँ बहुत खतरा है। नहीं, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर चलना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो, बड़ा मजा आएगा। चलो चलें। मुझे मेरी छड़ी तो दो। रागिनी ने परी को उसकी जादुई छड़ी दी। परी ने छड़ी को जैसे ही अपने हाथों में लिया, तभी चमकते हुए परी के पंख निकल आए। चलो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। फिर परी रागिनी को अपने साथ उड़ाकर समुद्र के किनारे ले गई। समुद्र के बीचों बीच चुड़ैल की हवेली थी। अचानक से बिजली खड़खड़ाने लगी और बारिश होने लगी। ये देखकर परी बोली, बारिश शुरू हो चुकी है। समुद्र के बीचों बीच जाना इतना आसान नहीं है। मेरे पास अभी इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं बारिश में तुम्हें अपने साथ उड़ा सकूं। अब हम क्या करें? समय बीतता जा रहा है। तभी अचानक रागिनी की नजर समुद्र के किनारे एक नाव पर पड़ी। परी, डोंट वरी, वो देखो एक नाव। हम जल्दी से हवेली में पहुंच सकते हैं। चलो जल्दी से नाव पर बैठ जाओ। क्या तुम्हें नाव चलाना आता है? उसके बाद परी और रागिनी दोनों नाव में बैठ गए। रागिनी बड़ी बहादुरी के साथ नाव को महल के पास ले जाती है। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, उन्हें एक बड़े दांतों वाला राक्षस दिखाई दिया। राक्षस तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। राक्षस ने जैसे ही परी पर हमला करना चाहा, तभी रागिनी बीच में आ गई और तभी रागिनी ने राक्षस के सर पर एक मोटे डंडे से वार कर दिया। लड़की, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। मैं पहले तुम्हें ही ऊपर पहुंचा देता हूँ। तभी परी ने अपनी छड़ी घुमाई और राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। फिर परी रागिनी से बोलती है, रागिनी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं परी, मैं ठीक हूँ। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर चुड़ैल का दिल ढूंढ लिया। परी ने फौरन ही अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल का दिल नष्ट कर दिया। ऐसा होते ही लकड़ी की परी अपने असली रूप में आ जाती है। फिर परी रागिनी से बोलती है, रागिनी तुमने आज साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगले दिन जब सूरज निकला, रागिनी ने अपने आप को बिस्तर पर पाया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अरे ये क्या? मैं तो हवेली में थी परी के साथ। मैं यहाँ कैसे और कब आ गई? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी। रागिनी ऐसा सोचकर बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर रागिनी की नानी आ जाती है और बोलती है, रागिनी मेरी बच्ची, तुम उठ गई। बिस्तर से उठते ही रागिनी दौड़कर अपनी नानी के गले लग जाती है। नानी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। अब मैं आपके साथ बुरा बर्ताव कभी नहीं करूँगी और मैं आपके सारे दिए हुए खिलौनों को बहुत प्यार से रखूंगी। कोई बात नहीं बेटा, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है। जल्दी से हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो मेरी बच्ची। उस दिन के बाद से रागिनी का जिद्दी वाला स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वो अपनी नानी के साथ और सारे खिलौनों के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी और अपनी नानी के दिए हुए सारे खिलौनों को संभाल कर रखने लगी। जामनगर गांव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो पूरे गांव में सबसे भोली भाली लड़की थी। स्कूल और गांव की कुछ लड़कियां सुहानी के भोलेपन का फायदा उठाती थी। एक दिन सुहानी अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत दिन हो गए, मैं स्कूल में कुछ अच्छा लेकर नहीं गई। रोज वही रोटी सब्जी। आज आप मेरे लिए छोले भटूरे बना दो ना। ठीक है बेटा, बना देती हूँ। और फिर सुहानी की माँ उसके लिए छोले भटूरे बना देती है। उसके बाद सुहानी स्कूल चली जाती है। स्कूल में रिसेस के टाइम सभी बच्चे अपना अपना टिफिन बॉक्स खोलते हैं। सुहानी जैसे ही अपना टिफिन बॉक्स खोलती है, उसके छोले भटूरे की खुशबू पूरे क्लास में फैल जाती है। उसके पीछे दो शातिर लड़कियां बैठी थीं। वो दोनों आपस में बातें करती हैं। अरे लोरी, सुहानी के टिफिन बॉक्स से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
ऐसा क्या लेकर आई है? चल उसके पास जाकर देखते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़कियाँ सुहानी के पास आ जाती हैं। अरे वाह, छोले भटूरे! देखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रही हैं। हाँ, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है और छोले भटूरे तो सबसे अच्छा बनाती हैं। मैं 3 भटूरे लेकर आई हूँ, एक मैंने खा लिया, बाकी एक एक तुम दोनों ले लो। फिर दोनों लड़कियाँ छोले भटूरे ले लेती हैं। ये तो बहुत टेस्टी है। सुहानी, कल फिर से छोले भटूरे लेकर आना। हाँ हाँ, जरूर लेकर आऊंगी। इस तरह वो दोनों लड़कियाँ सुहानी से बहुत प्यार से बात करती हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है और अचानक स्कूल की एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज सुहानी के कानों में जाती है। सुहानी उसे पहले से ही जानती थी। सुहानी उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है, अरे क्या हुआ पिंकी? मैं घर से छाता लेकर आई थी, लेकिन किसी ने मेरा छाता चुरा लिया। अब मैं इतनी तेज बारिश में घर कैसे जा पाऊंगी? इतनी सी बात है तो तुम रो क्यों रही हो? मेरा छाता है ना, तुम मेरा छाता ले लो। आप बहुत अच्छी हो सुहानी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पिंकी घर चली जाती है। रास्ते में सुहानी भीगते हुए जा रही थी और उसके आगे रोली और ट्विंकल चल रही थी। तभी ट्विंकल रोली से कहती है, अच्छा हुआ मैंने उस पिंकी का छाता चुरा लिया, वरना हम दोनों भी अभी भीगते हुए जा रहे होते। किसी को पता भी नहीं चला कि तुमने उसका छाता चुराया है। बेचारी अपना छाता ढूंढ रही होगी। सुहानी उनकी ये बातें सुन लेती है और उनके पास जाकर उनसे कहती है, ये तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें उसका छाता वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होती हो हमें सीख देने वाली? आज क्लास में प्यार से बात क्या कर लिया? अपने आप को हमारी दोस्त समझने लगी। तुम जैसी बेवकूफ लड़की से तो कोई दोस्ती ही ना करना चाहे। आ गई हमें सीख देने। उसके बाद दोनों बातें करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों की बातें सुनकर सुहानी को बहुत दुख होता है। फिर सुहानी सारी बातें भूलकर आगे बढ़ती है। तभी उसे रास्ते में एक परी रोककर कहती है, तुम भीगते हुए क्यों जा रही हो? तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? अपने सामने परी को देखकर सुहानी को खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या आप परी हो? मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं इस गांव के राजकुमार से मिलने आई थी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मैं इस बारिश की वजह से वापस परी लोग नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ खड़ी थी कि तभी तुम मुझे यहाँ नजर आ गई। मेरा छाता? मुझे पता है, तुमने अपना छाता पिंकी को दे दिया है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो सुहानी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और तो और आपको उस लड़की का नाम भी पता है जिससे मैंने अपना छाता दिया था। मैं किसी को भी देखकर उसका नाम पता लगा सकती हूँ। मैं सब जानती हूँ। ये सब जाने दो। मैंने तो तुम्हें ये छाता देने के लिए रोका था। उसके बाद सिंड्रेला सुहानी को छाता दे देती है। अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। और हाँ, इस छाते का बड़े ही सूझबूझ से इस्तेमाल करना। इसके बाद सुहानी छाता लेकर घर जाने लगती है। फिर सुहानी वो छाता खोलती है। वाह, कितना सुंदर छाता है। तभी वो छाता बोलता है, सुहानी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुम तो बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई छाता हूँ। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं तो बस इस जोरदार बारिश से बचना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे हाथों से पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ जहाँ जाओगी, मैं अपने आप तुम्हारे साथ चलता रहूँगा। उसके बाद सुहानी छाता छोड़ देती है और छाता अपने आप सुहानी के साथ चल रहा था।
चलते चलते सुहानी ट्विंकल और रोली से आगे निकल जाती है। वो दोनों ये सब कुछ देख लेती हैं और आपस में बोलती हैं, रोली, तुमने देखा? सुहानी का छाता बिना पकड़े ही चल रहा है। हाँ, काश ये छाता हम दोनों के पास होता। चलो ट्विंकल, इस छाते को हम दोनों हड़प लेते हैं। दोनों सुहानी के पीछे पीछे चलने लगती हैं। तभी सुहानी की नजर रास्ते में एक बूढ़े आदमी पर गई। वो आदमी अपने घर की चौखट पर बैठकर रो रहा था। सुहानी उस बूढ़े आदमी के पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ दादाजी? बिटिया, मेरे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बारिश की वजह से मैं भीख मांगने भी नहीं जा पा रहा हूँ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुमने इतना बोला, यही बहुत है बेटा। काश आपके घर में बहुत सारा राशन आ जाए और आपकी ये छोटी सी कुटिया एक पक्के मकान में बदल जाए। कि उसी वक्त जादुई छाते से तेज रोशनी निकलती है और बूढ़े दादा की कुटिया पक्के मकान में बदल जाती है और उनके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है। बूढ़े दादा ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। सुहानी समझ जाती है कि ये जादुई छाते का ही कमाल है। थोड़ी देर बाद बारिश भी बंद हो जाती है और सुहानी छाता बंद करके अपने घर की तरफ निकलती है। वो दोनों लड़कियाँ ये सब कुछ देख रही थी। ये तो जादुई छाता है। उसके बाद दोनों सुहानी के पास आ जाती हैं। सुहानी, हमें अब एहसास हो गया है कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हमें पिंकी का छाता नहीं चुराना चाहिए था। ये लो, तुम उसे उसका छाता वापस कर देना। ठीक है, अपने छाते को देखकर पिंकी बहुत खुश हो जाएगी। वैसे सुहानी, तुम्हारे हाथ में जो ये छाता है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या तुम इसे हमारे हाथ में दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। देखो सुहानी, हमने तुम्हारी बात मानकर पिंकी का छाता दे दिया। अब उसके बदले में तुम हमें क्या दोगी? ये तो पिंकी का ही छाता था, वही तुमने वापस किया है। इसके लिए मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम्हारा ये छाता हमें बहुत अच्छा लगा, तुम हमें ये दे दो। लेकिन ये तो मेरा छाता है। नहीं था, अब ये हमारा छाता है। नहीं, तुम ऐसा मत करना, मुझे मेरा छाता वापस कर दो। अगर हिम्मत है तो अपना छाता हमसे लेकर दिखा। उसके बाद ट्विंकल सुहानी को धक्का देकर गिरा देती है। तभी सिंड्रेला परी फिर से वहाँ पर आ जाती हैं। तुम दोनों उसे तंग क्यों कर रही हो? उससे उसका छाता वापस कर दो। लेकिन दोनों परी को भी उल्टा जवाब देने लगती हैं। नहीं दे रहे, क्या कर लोगी तुम? आखिरी बार बोल रही हूँ, सुहानी का छाता उसे वापस कर दो। उसके बाद ट्विंकल जादुई छाते से बोलती है, हे जादुई छाते, इस परी और सुहानी को मार मार कर यहाँ से भगा दो। ट्विंकल के इतना कहते ही जादुई छाता उन दोनों की पिटाई करने लगता है। दोनों रोते हुए वहाँ से वापस भाग जाती हैं। उसके बाद सुहानी को अपना छाता वापस मिल जाता है। फिर सुहानी सिंड्रेला परी का धन्यवाद करती है और जादुई छाता लेकर घर वापस चली जाती है। जादुई छाते के आने के बाद सुहानी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और वो एक बहुत बड़े से स्कूल में पढ़ने लगती है। इस तरह उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन गुजारने लगती है। सदियों पुरानी बात है, नीलम बचपन से ही अपनी बुआ सुलोचना देवी के साथ रहती थी। सुलोचना की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम कंचन था। सुलोचना का पति नीलम को बहुत मानता था, जिसकी वजह से सुलोचना को भी उसके सामने प्यार करने का नाटक करना पड़ता था।
लेकिन कुछ महीने बाद ही सुलोचना के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सुलोचना नीलम को तंग करना शुरू कर देती है। नीलम बहुत ही काली थी और इधर कंचन बेहद खूबसूरत थी। सुलोचना और कंचन नीलम को बहुत परेशान किया करते थे। सुलोचना कंचन को हर रोज पैसे दिया करती थी, जिससे कंचन रोज अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टीज किया करती थी। दूसरी तरफ नीलम घर का सारा काम करती थी। फिर एक दिन सुलोचना कंचन के कमरे में आती है और उससे कहती है, बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, तुझे नहीं चलना है क्या? नो मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा आज कहीं पर भी जाने का मूड नहीं है। अरे तूने ही तो बोला था कि तुझे मेकअप का सामान खरीदना है, फिर अचानक अब क्या हुआ बेटी? कंचन ये सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उछलते हुए बोलती है, अरे हाँ, मेरी प्यारी मम्मी, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे तो बहुत सारे मेकअप के सामान खरीदने हैं। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। चल अब जल्दी से चलते हैं। मुझे भी अपने लिए कुछ साड़ियाँ और ड्रेसेस लेनी है। तुझे मेकअप के साथ कुछ कपड़े भी चाहिए होंगे तो ले लेना। नीलम को भी बुला ले, मुझे कुछ सब्जियाँ और फल भी खरीदने हैं। पहले सब्जी और फल खरीद कर नीलम को पकड़वा दूंगी, वो घर लेकर आ जाएगी और फिर हम मौज मस्ती करेंगे। तभी कंचन नीलम को आवाज देकर बुलाने लगती है, नीलम जल्दी यहाँ पर आओ, मम्मी के साथ मार्केट जाना है। थोड़ी देर के बाद नीलम वहाँ पर आती है और तीनों मार्केट जाने लगती हैं। उसके बाद सुलोचना बहुत सारी सब्जियाँ और फल खरीद लेती है और नीलम से बोलती है, नीलम मुझे और कंचन को कपड़े और मेकअप की शॉपिंग करनी है, इसीलिए सारी सब्जी और फल लेकर तू घर चली जा। और हाँ, घर जाकर रात का खाना भी बना लेना। ये सुनकर नीलम बहुत उदास हो जाती है और सुलोचना से कहती है, बुआ जी मुझे भी नए कपड़े चाहिए। कितने साल हो गए हैं और आपने मुझे एक भी कपड़े नहीं दिलवाए हैं। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए भी कपड़े ले आऊंगी। अच्छा तू अब घर जा, वरना खाना बनाने में लेट हो जाएगी। ये सुनते ही नीलम बहुत खुश हो जाती है और फल और सब्जियां लेकर घर वापस आ जाती है। और इधर दोनों माँ बेटी शोरूम में जाकर कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने लगती हैं और थोड़ी देर बाद शॉपिंग करके वो लोग घर वापस आ जाती हैं। तभी नीलम किचन से भागी भागी आती है और सुलोचना से कहती है, आप आ गई बुआ जी, आपने मेरे लिए कौन सी ड्रेस लाई है? जल्दी दिखा दीजिए ना मुझे। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, इसीलिए मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं लिया। लेकिन ये तो गलत बात है ना, आपने मुझसे कहा था आप मेरे लिए नई ड्रेस लेकर आओगी। वैसे भी कंचन को आपने इतने सारे मेकअप और इतने सारे कपड़े दिलाए हैं, लेकिन मेरे एक कपड़े के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। ज्यादा बोल मत, समझी? चुपचाप जाकर खाना निकाल। तुझे कौन सा कहीं बाहर जाना होता है? शक्ल देखी है अपनी, काली बिल्ली जैसी है बिल्कुल। नीलम रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन रात को नीलम बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन नीलम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से नीलम सुबह सुबह अपने बिस्तर से नहीं उठ पाती है। और थोड़ी देर बाद सुलोचना गुस्से से नीलम के कमरे में आ जाती है और ताने मारते हुए कहती है, महारानी अभी तक सो रही हैं आप? महारानी जी आपने बताया नहीं कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए, डंडा या चप्पल? बुआ जी आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिस वजह से मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है। आजकल मैं तुझे देख रही हूँ तो बहुत बहाने मारने लग गई है। अब जल्दी से उठ जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अभी तक घर का सारा काम पूरा नहीं हुआ है और महारानी आराम फरमा रही है सोकर। नीलम जैसे तैसे उठती है और फिर घर के काम करना शुरू कर देती है।
नीलम झाड़ू लगा ही रही होती है कि तभी सुलोचना आकर उससे कहती है, झाड़ू लगाने के बाद मार्केट से सब्जी लेकर आ जाना, क्योंकि आज अभी खाने के लिए सब्जी नहीं है। नीलम थोड़ी देर बाद सब्जी लेने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में ही नीलम को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी और वो नीलम पर पानी डालती है। ऐसा करने से नीलम को होश आ जाता है। तभी वो लड़की नीलम से पूछती है, अरे क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत जोर से बुखार है, तुम्हें तो घर पर आराम करना चाहिए। हाँ, मुझे बहुत जोर से बुखार है, लेकिन फिर भी मैं घर के सारे काम करती हूँ, क्योंकि मेरी बुआ जी को ये सब बहाना लगता है। उन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैं घर के काम नहीं करूँगी तो वो मेरी बहुत पिटाई करेंगी। इसीलिए मुझे न चाहते हुए भी घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। मैं बचपन से ही अपनी बुआ के साथ रहती हूँ, लेकिन फिर भी बुआ मुझे कंचन के जितना प्यार करना तो दूर की बात है, वो मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती। वो लोग मुझे दिन में 10 बार काली बिल्ली बोलकर मेरा मजाक बनाते रहते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, फिर भी मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। आखिर मैं कर ही क्या सकती हूँ? ये तो बहुत गलत बात है। तुम तो बचपन से ही उनके साथ रहती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए उनके मन में प्यार नहीं जगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, क्योंकि आज के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे पास एक ऐसा मेकअप किट है जिसके लगाने के बाद तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? नीलम के इतना कहते ही वो लड़की एक काली परी में बदल जाती है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परी हूँ। मेरा नाम काली परी है। मैं तो यूं ही महीने में एक बार साधारण लड़की का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आती हूँ, और जो मुझे ईमानदार लगता है मैं उसकी मदद करती हूँ। इस दुनिया में काले रंग वालों को कितना सहना पड़ता है, और ये मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। तुम इंसानों में रहकर परेशान हो और मैं अपने परिवार में रहकर परेशान हूँ। सब लोग सिर्फ गोरे रंग वालों को ही पसंद करते हैं, या फिर हल्के सांवले को, लेकिन बहुत ज्यादा काला या सांवला इंसान किसी को भी नहीं पसंद है। हाँ परी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगी? अब तुम देखना मेरा कमाल। ये लो, ये 2 जादुई मेकअप किट है। पहले वाला मेकअप किट तुम जैसे ही लगाओगी तुम दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी, और इस दूसरे वाले मेकअप किट की मदद से मैं तुम्हारी बुआ और उसकी बेटी को सबक सिखाऊंगी। और फिर नीलम पहला वाला मेकअप किट उठाकर लगाने लगती है कि तभी परी उससे बोलती है, रुक जाओ, अभी मेकअप किट मत लगाओ। मैं तुम्हारी बुआ और बहन को सबक सिखाऊंगी, उसके बाद ये लगाना। अभी तुम सबसे पहले अंदर अपनी बुआ के पास जाओ। थोड़ी देर के बाद परी दूसरे वाले मेकअप किट को लगा लेती है और एक खतरनाक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। अरे परी जी, इस दूसरे जादुई मेकअप किट ने तो आपको चुड़ैल बना दिया। तुम डरो मत, तुम अपनी बुआ के पास जाओ, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। परी की बात मानकर नीलम सुलोचना देवी के पास जाती है। तभी सुलोचना गुस्से में नीलम को कहती है, इतनी देर कैसे हुई? कहाँ गई थी? मुझे और कंचन को कितनी भूख लगी है, पता है तुझे? मम्मी देखो तो जरा, आपने इसे सब्जी लेने भेजा था ना? ये सब्जी लेकर तो आई ही नहीं। तो सब्जी लेकर क्यों नहीं आई? आज तो तू मुझसे बहुत मार खाने वाली है। तेरी अकल ठिकाने लाना बहुत जरूरी है। तभी चुड़ैल के रूप में बनी हुई परी वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर कंचन बुरी तरह से डर जाती है। मम्मी मम्मी भागो भागो मम्मी, अगर हम कुछ देर और यहाँ पर रहे तो ये हमें मारकर खा जाएगी। ये बहुत खतरनाक दिख रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा, आज मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। इतना बोलकर
चुड़ैल दोनों माँ बेटी को चाटे मारने लगती है। वो दोनों माँ बेटी को बहुत देर तक चाटे मारती है और फिर चुड़ैल उनसे कहती है, आज के बाद कभी नीलम को फिर से तंग किया तो मैं सच में तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम दोनों कभी इसे तंग नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी। तूने माफी मांगी है, इसीलिए अभी तुझे छोड़ रही हूँ। घर का काम खुद कर, सारा काम नीलम पर छोड़ देती है। आलसी औरत। मैं कभी कभी नीलम को यहाँ देखने जरूर आऊंगी, इसलिए ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नीलम अपने कमरे में जाती है और पहला वाला जादुई मेकअप किट लगाकर परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। उस दिन से सुलोचना नीलम के साथ बहुत प्यार से रहने लगती है। इस तरह नीलम के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।